नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 की जब शुरुआत हुई थी तब क्या किसी ने सोचा था कि संविधान का मुद्दा बन जाएगा चुनाव में? इससे पहले 17 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और कभी भी संविधान चुनाव का मुद्दा रहा हो ये ध्यान नहीं आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक बार संविधान समीक्षा के लिए आयोग बनाया था, लेकिन उसके बाद भी चुनाव में संविधान का मुद्दा नहीं बना था। यह अलग बात है कि उसके बाद वाले चुनाव में ही अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, बीजेपी हार गई थी और उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा था, लेकिन संविधान का मुद्दा नहीं बना था। यह पहली बार हो रहा है जब संविधान का मुद्दा बना है। विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर के मंच पर जा रहे हैं और संविधान दिखा करके कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो इस पवित्र किताब को फाड़ करके कचरे में फेंक देगी। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस पर से ध्यान हटाने के लिए, फोकस हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए कुछ दूसरी बातें भी कही, जैसे वो लाल रंग की किताब है संविधान की, लाल रंग के कवर वाली किताब। तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये चीन का संविधान लेकर के राहुल गांधी जाते हैं, लेकिन उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया ज्यादा। फिर लोगों ने कई फोटो शेयर किए, जैसे उसी कलर की किताब, उसी कवर की किताब जेपी नड्डा किसी को भेंट कर रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री को भेंट कर रहा है। तो ओरिजिनल किताब है संविधान के कवर का, वो भारत का संविधान है, तो इसलिए उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन संविधान का मुद्दा बन गया। तो अब ये ऐसा कैसे हुआ कि चुनाव में संविधान एक भारत के लोगों के लिए एक पवित्र चीज है, वैसी ही पवित्र किताब है जैसे रामायण और भगवत गीता की किताब होती है, लेकिन हिंदू घरों में वो किताबें मिलेंगी लाल रंग के कपड़े में लपेट करके पोथी रख दी जाती है पूजा करने की जगह पर। उसको खोल करके पढ़ने की जहमत शायद ही कोई उठाता है। तो उसी तरह की पवित्र किताब संविधान भी है, लोग पढ़ते नहीं है आमतौर पर, लेकिन उसकी पवित्रता का एहसास सबको है। हर आदमी यह बात जरूर जानता है कि उसको जो भी अधिकार मिले हैं, उसके जो मौलिक अधिकार है, उसके जीवन में जो चीजें भी मिली हुई हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो उसी संविधान की किताब पर आधारित है। इस बात को लोग समझते जानते हैं। तभी एक अमूर्त सी चीज की, एक अमूर्त सी बात की कि संविधान, और एक काल्पनिक सी बात भी कह सकते हैं, क्योंकि संविधान को लेकर के ऐसी कोई बात बीजेपी ने आधिकारिक रूप से नहीं कही है, उसके चुनाव घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह मुद्दा बन गया कि बीजेपी की सरकार आएगी तो वो संविधान को बदल देगी, संविधान फाड़ करके फेंक देगी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि पहले चरण के मतदान तक ये बात नहीं कही जा रही थी। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर के नहीं गए थे। ये दूसरे चरण से और तीसरे चरण से ये बातें शुरू हुई, दूसरे चरण से बातें शुरू हुई और तीसरे चरण के मतदान से पहले वो संविधान की किताब लेकर के जाने लगे। और इसका आधार ये बना, बीजेपी के एक फायरब्रांड नेता है अनंत हेगड़े, जो कर्नाटक के नेता है, 5 बार सांसद रहे। उन्होंने चुनाव के पहले कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलेगी, संविधान की समीक्षा करेगी। एक दो और छिटपुट नेताओं ने यहाँ वहां बयान दिए, और दूसरे बीजेपी का एक इतिहास रहा है, जो इतिहास अटल बिहारी वाजपेयी के समय का है कि जब उन्होंने संविधान समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया था सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में, और उसमें तमाम बड़े संविधान विशेषज्ञों को रखा गया था। हालांकि वो काम आगे नहीं बढ़ा, लेकिन एक बात ऐसी है, एक इतिहास रहा है और इसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो बीजेपी के बारे में एक धारणा रही है कि वो इतिहास में कुछ चीजों को बदल सकती है। जैसे बीजेपी के कई नेताओं ने ये कहा हुआ है कि इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना बदली थी और उसमें उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये 2 शब्द जोड़े थे जो ओरिजिनल संविधान में नहीं थे, जिसको अडॉप्ट किया गया था, जिसको हम भारत के लोगों ने अंगीकार किया था। तो ये उसको हटाने की बातें होती रही है कि बीजेपी अगर आती है कभी सरकार में तो वो हटाएगी। हालांकि 10 साल से बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार है और उसने ऐसी कोई पहल नहीं की, लेकिन उस इतिहास, नेताओं के बयान और उसमें एक नई चीज ये जुड़ गई कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कहना शुरू किया कि अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फरवरी में संसद में अपने एक भाषण के दौरान कह दिया कि उनकी सरकार ने अनुच्छेद 370 समाप्त किया, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया है। तो देश के लोग उनको 370 सीटों का टीका तो दे ही देंगे, टीका मतलब शगुन दे देंगे, और एनडीए को, माफ करिएगा, एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। तो उसके बाद ही ये नारा लगना शुरू हुआ, अब की बार 400 पार। तो इस नारे का जवाब शुरू में अपोजिशन के पास कुछ नहीं था, अपोजिशन बैकफुट पर था। पूरे देश में यह धारणा बन गई कि बीजेपी के मुकाबले कोई लड़ाई नहीं है। 370 को ही बहुमत का आंकड़ा मान करके बहस होने लगी कि बीजेपी 370 जीतेगी कि नहीं जीतेगी, जबकि बहुमत का आंकड़ा, जो जादुई आंकड़ा है, वो 272 सीट का है।
लेकिन 370 और 400 सीट पर चर्चा होने लगी। अपोजिशन लड़ाई से बाहर मान लिया गया। लेकिन जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसी में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को एक अवसर मिल गया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी को 400 सीट इसलिए चाहिए है ताकि वो संविधान बदल सके, और संविधान बदल दे तो ये फिर लगा अपोजिशन को कि सिर्फ संविधान बहुत अपील नहीं कर रहा है, तो संविधान में क्या बदल दे। तो उसके लिए आरक्षण का इजाद किया गया, चूंकि बीजेपी का एक अतीत आरक्षण की समीक्षा की बात करने का भी रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए है, और उस एक बयान पर बीजेपी ने चुनाव गंवा दिया था वहां। तो ये आरक्षण की समीक्षा का बयान देना भी बीजेपी के एक अतीत में शामिल है, जैसे संविधान की समीक्षा का मामला है। तो इन दोनों चीजों को अपोजिशन ने जोड़ दिया। लोगों के बीच जाकर के ये कहना शुरू किया गया कि अगर बीजेपी को 400 सीटें आती है या बीजेपी सरकार बनाती है तो वो संविधान को बदल देगी और आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देगी। पहले कहा जाता था कि लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। ये बातें मल्लिकार्जुन खड़गे और कई नेता कहते थे, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया और संविधान और आरक्षण पर फोकस कर दिया गया कि संविधान बदल देगी। बीजेपी 400 सीट इसलिए मांग रही है ताकि वो संविधान बदल सके और आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर सके। तो ये दोनों चीजों का एक भावनात्मक लगाव है देश की बड़ी आबादी के साथ। इस देश की जो दलित आबादी है, जो 15% 16% के करीब है, उसको बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान में उसकी आस्था है और एक भावनात्मक लगाव है, क्योंकि वो उसको मानता है कि ये बाबा साहब की थाती है, तो इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो एक उस तबके के बीच एक संशय का माहौल बना कि सचमुच कहीं बीजेपी संविधान तो नहीं बदल देगी और बाबा साहब की लीगेसी तो नहीं मिट जाएगी। और दूसरा, जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जो एससी है, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी हैं और एसटी हैं, उनको लगा कि कहीं आरक्षण की व्यवस्था तो नहीं समाप्त हो जाएगी। इन तीन समूहों को मिलाकर के 49.5% का आरक्षण मिला हुआ है और इनकी वास्तविक आबादी उससे बहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। तो ये उस बड़ी आबादी के बीच में एक मैसेज गया कि आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो सकती है या उसकी समीक्षा हो सकती है, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। और यही कारण है कि संविधान और आरक्षण का मुद्दा बन गया पूरे चुनाव में। अपोजिशन के हाथ में एक जैकपॉट टाइप की चीज लग गई। वो इसको जितनी ज्यादा जोर से उठा सकते थे, अपोजिशन के नेता इस मुद्दे को उठा रहे। तो जो चुनाव के पहले जो अपोजिशन बैकफुट पर था 400 के नारे की वजह से, अब संविधान और आरक्षण की वजह से उसने पहले चरण के बाद बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। और तभी बीजेपी ने प्लान करके इसकी दूसरी व्याख्या शुरू की। ये कहा जाने लगा कि 400 सीट इसलिए चाहिए है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अयोध्या का राम मंदिर जो है वो हिंदुओं का ही रहेगा, कांग्रेस उस पर बाबरी ताला नहीं लगा देगी, इसके लिए 400 सीट चाहिए। इसके लिए संविधान की रक्षा के लिए 400 सीट चाहिए है, ये बात कही जाने लगी। हालांकि धीरे धीरे 400 सीट का नैरेटिव बीजेपी ने अपनी तरफ से डाइल्यूट किया और उसने ये भय दिखाना शुरू किया कि अगर कांग्रेस आ जाती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वो अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी, वो एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगी, वो विरासत टैक्स लगा लेगी और इस देश के तमाम जो लोग हैं उनकी संपत्ति छीन करके अपना वोट जिहाद करने वालों को या घुसपैठियों को या अपने वोट बैंक को दे देगी। तो ये नैरेटिव बाद में तीसरे चरण से बीजेपी ने जाकर के, जब उसको लगा कि नुकसान हो जाएगा संविधान और आरक्षण वाली बात से, तो उसने जाकर के ये मुद्दा उठाना शुरू किया। हालांकि अपोजिशन की तरफ से जो डर दिखाया जा रहा है वो भी काल्पनिक है और सत्ता पक्ष की तरफ से जो डर दिखाया जा रहा है अपोजिशन को लेकर के वो भी काल्पनिक है। इसका कोई ठोस वास्तविक आधार नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि 6 चरण के चुनाव आते आते देश के लोगों के बीच में बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक ये बात पहुंच गई है कि संविधान और आरक्षण खतरे में है और उसका जवाब देने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। तो जो भी नतीजा आएगा 4 जून को, वो नतीजा, उस नतीजे में एक बड़ा योगदान इस नैरेटिव का होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि लोगों ने संविधान और आरक्षण बचाने के लिए वोट किया या संविधान और आरक्षण के प्रावधानों को छीन न ले अपोजिशन के लोग और दूसरे लोगों को न दे दे, उस नैरेटिव पर लोगों ने वोट किया है। कांग्रेस और विपक्ष का नैरेटिव चला है या नरेंद्र मोदी का नैरेटिव चला है आरक्षण और संविधान के लिए, उसका बड़ा योगदान होगा नतीजों में और वो देखना होगा कि लोगों ने किस पर वोट किया है। धन्यवाद।